Yeah. Ready, brother? Sure. Good morning, everyone. Good morning, sir. सब बढ़िया है? Yes. Okay. So we are here from MIT. हम यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का एक राइट है वो कंडक्ट कर रहे हैं. So specifically we are here to make you aware about human rights and like their first article, right to equality. ठीक है? So let's begin with the quote. ठीक है? I was born in the dark. My teachers are the one who brought me into life. ठीक है? So इसका मतलब बहुत ही I was born in the dark without knowledge and wisdom. My teachers are the one who brought me into life. सब है गुरु है. और जिसका गुरु भी नहीं है उसके खुद से. ठीक है? So now अभी तो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है वो है सॉन्ग जो मोहम्मद सर ने कंपोज किया है, लिखा है एंड अब हम सीखेंगे उससे. और ये जो टॉपिक है ह्यूमन राइट्स हम ये कन्वे करेंगे. तुम्हारा एक चैप्टर है बुक का कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, उससे हम ये रिफर करेंगे. हर कठिनाई से वो लड़ता, सिर्फ अमीरों को ही नहीं जरूरत गरीबों का हक है. शिक्षा का हक है समान, सब तक पहुँचे यही अरमान. बहुत पुरानी है कहावत, राजा रानी वही सदा. अब तो राजा बदल बेटा, गरीब के रहती शिक्षा राहत. ऐसी तलवार जो दे ताकत, ऐसी पगड़ी जो दे इज्जत. नहीं झुकेगा तेरा सर, रहेगा ऊंचा सर, क्योंकि ज्ञान का हक समान, सब तक पहुँचे यही अरमान. आओ बच्चों हम खाना देंगे, कुछ नहीं तो थोड़ा ज्ञान देंगे. गरीब का बच्चा जाए खा पी के, रेगुलर स्कूल न जा पाने के कारण पढ़ाई जाए भूल. इज दैट कूल? किंतु ज्ञान का हक समान, सब तक पहुँचे यही अरमान. क्योंकि ज्ञान का हक समान, सब तक पहुँचे यही अरमान. So now Mohammed sir will going to tell you about this right, this song. Go ahead. तो सबने ये रैप सुना? आपको क्या समझा ये रैप सुन के? एनीवन? Education is equal for all, and not only the people who are rich, but people who are poor also should get the right to education and all the facilities. ओके, योर नेम? Ishwari. ईश्वरी. क्लैप फॉर ईश्वरी. हाँ, तो ये गाने का मतलब ही है शिक्षा का हक. हमारे इंडिया में देखा जाए तो गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होता जा रहा है, राइट? तो गरीब बच्चों को भी वही अधिकार है जो अमीर बच्चों को. ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीरों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, गरीब को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. किसमें? एजुकेशन में, हेल्थ फैसिलिटी में और अदर थिंग्स में. तो ये गाना वही बताता है. सरकार कहती है आओ बच्चों हम खाना देंगे. तमिलनाडु के सीएम ने सबसे पहले मिड डे मील स्कीम शुरू की थी. इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि गरीब के बच्चों को हम खाना देंगे, कि वो खाने के चक्कर में एटलीस्ट स्कूल तो आए, क्योंकि गरीब का बच्चा रेगुलर स्कूल नहीं जा पाता. इसलिए रेगुलर स्कूल न जा पाने के कारण पढ़ाई जाए. अब बच्चा गरीब का बच्चा
रोज रेगुलर स्कूल जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? घर वाले बोलेंगे कि भाई ये काम कर दे, लड़कियों को बोलेंगे कि घर का काम कर दे, घर का खाना बना दे। तो इसलिए मैंने बोला रेगुलर स्कूल न जा पाने के कारण पढ़ाई जाए भूल, इट्स दैट टू। तो ये गाने का सिंपली मीनिंग यही है कि गरीबों को भी उतना ही एजुकेशन मिलना चाहिए जितना अमीरों को मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो हमारा टॉपिक भी ये राइट टू इक्वलिटी। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है क्या डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी? फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? एनीवन? यस, It is a form of government where people elect their representatives. योर गुड नेम? Alekhya. Okay, very good. As she said, it is a system where people like us elect our representative. As we all know that India is the world largest democracy. अमेरिका भी तो डेमोक्रेसी है, उसको वर्ल्ड लार्जेस्ट क्यों नहीं बोलते? क्यों इंडिया को ही वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोलते? बिकॉज इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है। वी आर द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, फॉलोड बाय चाइना। चाइना सेकेंड पोजीशन में आ गया, हमने उसको ओवरटेक कर दिया। और अमेरिका को वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, राइट? तो हमने फर्स्ट चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में सीखा, राइट? तो ऐसे कुछ कंट्रीज थे जिसमें वो डेमोक्रेटिक कंट्री थे पर वहाँ पे वायलेशन हुआ डेमोक्रेसी का। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इन द ईयर 1990 वहाँ का जो चीफ था जनरल मुशर्रफ, जनरल परवेज, यस वेरी गुड, जनरल मुशर्रफ परवेज वहाँ का लीडर था। तो उसने क्या किया था, उसने जो पीपल ने इलेक्ट किया था गवर्नमेंट, उसको ओवरथ्रो करके सारी पावर अपने ऊपर ले ली थी। मतलब वो डिसीजन मेकिंग का ये ले रहा था। सेकंड एग्जांपल देखेंगे जिम्बाब्वे का। इट इज अ अफ्रीकन कंट्री, यू ऑल नो दैट, राइट? जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री है। वहाँ का एक ये था डिक्टेटर, तानाशाह जिसको बोलते हैं। तानाशाह इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके राज में ऐसा माना जाता था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते थे। उसका नाम कोई बता सकता है? रॉबर्ट मुगाबे। ओके फाइन, रॉबर्ट मुगाबे, उसको डिक्टेटर बोलते थे क्योंकि उसके काल में अपोजिशन जीतती ही नहीं थी, सिर्फ वो जीतता था। और थर्ड एग्जांपल देखा जाए वो चाइना। चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट वहाँ पे डिक्टेटरशिप चलती है। तो वहाँ पे ऐसा देखा गया था कि याहू, गूगल और सिस्को जैसे ऐप जो हम चलाते हैं, हम यूट्यूब वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, पर वहाँ पे वो सब बैन कर दिया था गवर्नमेंट ने। तो एक बॉय जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट करता है इन फ्रंट ऑफ टैंक कि नहीं, हमारा एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन वायलेट हो रहा है, हमारा ये हो रहा है, राइट छीना जा रहा है। तो इसलिए उसको वहाँ की गवर्नमेंट अरेस्ट कर देती है और उसको डेथ दे देती है। आगे का सुशी, अभी हमने लॉन्ग जंप मारने से पहले 2 स्टेप्स पीछे ले लिए। प्रीवियस नॉलेज तुम्हारा हो गया। तो इसमें जो एग्जांपल्स दिए मोहम्मद सर ने, तो उसके कौन से आर्टिकल्स वायलेट हुए? इसमें आर्टिकल्स वायलेट हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू असेंबली, राइट टू वोट। ये सारे जो उनके राइट्स है वो वायलेट हुए। वो जो बेसिक राइट्स है वो ह्यूमन को मिलते हैं जो कि उनसे छीने जा रहे हैं, ये ह्यूमन राइट्स में भी आते हैं। अगर ये वायलेट होते हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स, तो आप किसके पास जा सकते हैं? एनीवन, किसके पास जा सकते हैं? ये राइट्स वायलेट हुए तो एनीवन इज जुडिशरी। वेरी गुड। और अपने इंडिया में सबसे बड़ा जुडिशरी कौन है? वेरी गुड, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा जुडिशरी, हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये राइट्स हमसे कोई नहीं छीन सकता है, ये इनएलिएनेबल राइट्स है अपने, ठीक है? सो अभी नाउ लेट्स डाइव डीप इनटू दिस थिंग, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है? ज्ञान की गंगा में बहते चले जाते, ठीक है? तो अभी इसमें राइट टू इक्वालिटी में फर्स्ट आर्टिकल, यस, आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 40, इसमें हमें क्या होता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब सब एक समान है, कोई भी छोटा नहीं, कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी किसी जात का नहीं, कोई भी किसी कास्ट का नहीं, सब इक्वल। अगर सपोज मैं हूँ, तुम्हारा नाम? यस योर नेम?
शिवेन, ओके, शिवेन है। और हमने लाइक थेफ्ट कर दिया शॉप में बिस्किट की चोरी, बिस्किट, ठीक है। हाँ, शिवेन ने चुरा लिया बिस्किट, मैंने भी चुरा लिया, बट वहाँ पे एक एक्सेप्शन, उसको क्या बोल देंगे कि भाई लाइक अगली बार से चोरी मत करना, उसको डांट फटकार देंगे, बट मुझे होगी सजा, बड़ी सजा। मैंने शॉप थेफ्ट किया तो मुझे जेल में जाना पड़ेगा भाई, हो सकता है, या फिर पेनल्टी भी मुझे देनी पड़ेगी। तो ऐसा भी है। और इसमें ये भी है, अगर मैंने सपोज एक बंदा है, उसने एक्सीडेंट कर दिया, एक्सीडेंट से पौष का याद है क्या, पौषा का, हाँ, जो पुणे में हुआ था रिसेंटली, ये उसके बारे में बात करें, ठीक है। तो अगर मैंने भी किसी का एक्सीडेंट कर दिया, लाइक बड़ा हो या छोटा हो, सजा सबको मिलेगी, ऐसा अपने कानून में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। नाउ नेक्स्ट राइट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसमें मतलब किसी भी बेसिस पे, चाहे वो रिलीजन हो, कास्ट हो, जेंडर हो, रेस हो, इस बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, सारे इक्वल। तो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कृष्णा, लिटिल कृष्णा किसने देखा है यहाँ पे, लिटिल कृष्णा देखा है, सबने देखा है लिटिल कृष्णा। उनका कलर कौन सा होता है, ब्लू। और लाइक सीरियल्स में भी देखा होगा, सीरियल्स में कोई कृष्णा का रोल प्ले करता है, उनका कलर कैसा होता है, फेयर रहता है, राइट, फेयर, ब्लू भी रहता है, फेयर भी रहता है। बट एक्चुअल में जो ग्रंथों में है, जो गानों में है, उसमें कौन सा कलर है उनका, डार्क, उनका कलर है सावला। हाँ, बट कभी हम दिखाते हैं नहीं, ये स्टेरियोटाइप है, ये हम इंडियंस है ना, हम ऐसे ही करते हैं, राइट। गोरा जो है सबसे ऊपर आता है, फिर बाद में जो नीचे वाले आते हैं, जो लाइट स्किन रहते हैं, जो डार्क स्किन रहते हैं, उनको बाकी का दर्जा देते हैं। इवन बॉलीवुड में सपोज किसी को लीड एक्टर बनना है तो क्या करेंगे, बंदा गोरा है या नहीं वो देखेंगे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल सलमान खान को ले लो, वो बस ऐसे करेगा, मिल जाएगा ना उसको, लीड रोल मिल जाएगा, पैसे भी ज्यादा मिल जाएंगे, हीरोइन से भी ज्यादा। भले एक हीरोइन एक्ट्रेस कुछ भी कर ले, जिम्नास्टिक कर ले, कुछ भी कर ले, यहाँ वहाँ से कूद ले, एक्शन कर ले, बट सलमान खान को सबसे ज्यादा पैसे मिलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट राइट इज आर्टिकल 16, अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक जॉब, ठीक है। तो इसके अंडर क्या, सपोज आप किसी भी लाइक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी सबके लिए एक है, सब करते हैं। अभी आपका जी आएगा, नेट आएगा, आपका CAT आएगा, सब अप्लाई कर पाओगे ना, सब अप्लाई कर पाओगे, राइट। किसी के लिए ऐसा नहीं है कि नहीं भाई तुम इस कास्ट के हो, तुम नहीं भर सकते। वो बात की बात है कि आपको बताना पड़ता है कि हाँ तुम कौन सी कास्ट के हो, कौन सा रिलीजन है, माइनॉरिटी हो या नहीं, तो बात की बात है। वो रिजर्वेशन के लिए एक्सेप्शंस का अलग है। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, आर्टिकल नंबर 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबल। अब जो बताओ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी गुड, सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने। वो लाइक जो पुराने लोग सोचते थे दलित कास्ट, जो लोअर कास्ट है, अभी भी ये स्टेरियोटाइप चल रहा है कि वो लोअर कास्ट है, हाँ, तो उनको ST का दर्जा दिया हुआ है। हाँ, तो फिर उनको जो हैंडपंप होता है, जब वो पानी भरने आते हैं, पानी पीने आते हैं, उनको दूर ढके देता है, यू आर नॉट अलाउड हियर, ओके, साइड हो जाओ भाई। बट जब उन्होंने उसका स्ट्रगल किया, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने एक यहाँ पे हार नहीं माना कि हाँ मुझ पे जो सजा हो, मुझ पे जो बीत रहा है वो ऐसा ही चलता रहेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ ये सही है, मैं गलत हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इस बारे में, तो वो बह जाते हैं, हार मान जाते हैं। बट बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे बिल्कुल ऐसे नहीं थे,
उन्होंने ठान रखा मुझे कुछ बड़ा करना है अपने लोगों के लिए एंड मोस्टली इंडियंस के लिए, सारे भारत के लिए। उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज से, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे कंट्रीज से उन्होंने इंफॉर्मेशन ली, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उसके लिए उन्होंने टीम फॉर्म की थी इंडिपेंडेंस से पहले। एग्जैक्टली। तो फिर बाद में जब उन्होंने टीम फॉर्म की, उन्होंने 1949 में किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट करें। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट आर्टिकल, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब कोई स्टेट तुम्हें कोई भी टाइटल कंफर्म नहीं कर सकती अगर सपोज तुम अगर मेडिकल बैकग्राउंड से हो या आर्मी के बैकग्राउंड से हो और या फिर तुमने कुछ अचीव करना है एजुकेशन फील्ड में। सपोज आपका नाम ईश्वरी ने कर लिया PhD कर लिया, तो उसको क्या डॉक्टर का उसको टाइटल मिलेगा एंड दैट इज अलाउड। बट अगर किसी ने बाहर से ईश्वरी को रानी का वो कर दिया, महारानी का, ठीक है, वो टाइटल दे दिया, तो हर बार वो जब भी जाएगी ऐसे नहीं बोलेगी माई सेल्फ महारानी ईश्वरी, या फिर जब आएगी वो महारानी ईश्वरी आ रही है, ऐसे नहीं बोलेगी, राइट? ठीक है, इसलिए तुम्हारा यश दर्श तो दर्श है, तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे दीवानों के दीवान दर्श पधार रहे हैं, ठीक है? तो ये सब नहीं होता, इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने ये जो लॉ है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स ये हटा चुका है। अगर कोई भी इसको अपनाता है तो उनको पनिश कर सकता है। और रही बात अनटचेबिलिटी की, जो मैंने अभी पहले बताया था, उसमें भी अगर किसी ने ये अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की कहीं भी किसी भी रूप में, SC ST वालों को ये हक है, विदाउट प्रूफ्स वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और उनकी जो सुनते हैं वो बहुत जल्दी सुनते हैं, मतलब उनको पुलिस वाले जो है वो विदाउट एनी प्रूफ अरेस्ट कर लेंगे, विदाउट एनी वारंट भी। मतलब एक कंप्लेंट SC ST की तुम अंदर। एंड नाउ हमने बहुत इसमें चर्चा की, ठीक है? नाउ लेट्स कम टू आवर एक्टिविटी पार्ट। ओके, बिफोर डूइंग एक्टिविटी आई वांट नो कि किसको किसको पता है UDHR क्या है? UDHR, एनीवन? UDHR, यूनिवर्सली डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, UDHR। तो इसका मतलब ये कब बना था UDHR? किसी को आइडिया? किसी को UDHR कब बना था? तो किसने अडॉप्ट किया था? किसने अडॉप्ट किया था UDHR? UN ने अडॉप्ट किया था UDHR। UN कब बना था? किसी को आइडिया UN कब बना था? यूनाइटेड नेशन। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस क्या है? यूनाइटेड नेशंस क्या है? कुछ भी बोल। ओके, यहाँ पे बहुत सारे नेशंस एक साथ हैं। कब? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, सब डिसअपॉइंटेड थे वॉर से, इतना लॉस हुआ है, उसमें कोई नहीं जीता, वॉर में कोई नहीं जीतता। भले ही हम सपोज पाकिस्तान और इंडिया का वॉर चल रहा है 1999 का लो, या फिर उससे पहले के जो वर्ल्ड वॉर में हमने हिस्सा लिया है, उसमें क्या है, जो लॉस होता है वो दोनों कंट्री का होता है, रिसोर्सेज दोनों कंट्री के होते हैं। अभी हम देख रहे थे रशिया में और अमेरिका के बीच में बहुत सारी टसर्स चले, इवन यूरोप भी उसमें शामिल है। तो उसमें पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल, राइट, बहुत स्काई रॉकेट हो गया। अभी जो पेट्रोल हमें पहले मिलता था 80 रुपीज़ पर लीटर, अभी मिल रहा है वो 110 रुपीज़ पर लीटर, और अभी इसको बताओ और महंगा हो गया। तो हमने अपनी डेमोक्रेसी, तो उस वजह से हमने भी ये प्लान किया कि भाई जहाँ पे सस्ता मिलेगा हम वहाँ पे जाएंगे। पहले हम किससे? सऊदी अरेबिया, अमेरिका, इन सब से डील करते थे, राइट? बट
हमने सोचा अपनी पॉपुलेशन है 1 बिलियन में, 1.4 बिलियन, राइट? तो फिर हमें तो भाई सर्वाइव करना है, हमें भाई हम अगर कॉस्ट जो लेंगे सोच के कि हमारी पॉपुलेशन है तो हमें लो कॉस्ट के लिए जाना है। अगर हम हायर कॉस्ट की तरफ जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ हमें इनसे फ्रेंडशिप बढ़ानी है और जो रशिया से वो कम करनी है। यूएस और रशिया बहुत खतरनाक दुश्मन है एक दूसरे के, वो जान पे आ जाते हैं। पर हमें जो है हमेशा डेमोक्रेसी की तरफ सोचना है, अपने लिए क्या सही है क्या गलत नहीं वो खुद फैसला लेना है। जैसे उसी से कनेक्ट होता है ह्यूमन राइट्स, अपने लिए क्या सही है क्या नहीं वो तुम्हें खुद सोचना है। और ये ह्यूमन राइट जो है ये फंडामेंटल राइट्स है तुम्हारे, ये और अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स है, 6, तो उसमें से जो सबसे पहला राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, सबको समझ में आ गया राइट टू इक्वालिटी क्या है? कौन बताएगा राइट टू इक्वालिटी क्या है? यस यू। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन, और किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते? वेरी गुड वेरी गुड। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी। ठीक है, तो इस एक्टिविटी के कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करना है, और हम आपको यूटेंसिल्स सब प्रोवाइड करते हैं। आपका एक भी यूटेंसिल्स यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपको शीट्स देंगे, शीट्स के ऊपर आपको इक्वालिटी पर जो समझ में आया वो ड्रॉ करना है। समझ में आ गई एक्टिविटी क्या है, और उसके बाद कंक्लूजन में आएंगे किसकी एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है, किसकी एक्टिविटी थोड़ी अच्छी नहीं है। अच्छी तो होगी, सबकी एक्टिविटीज अच्छी होंगी, सबकी ड्राइंग्स अच्छी होंगी यहाँ पे, राइट? अच्छी है ठीक है, ओके। तो 8 ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए आप 22 Now you can shift it. No, let me see that. 22 count. You can. The 3 of them will sit हाँ together. राइट, आगे आ जाओ यहाँ। You can join them. You can also set it, and you can join them. रूल्स ये है कि आपको अपने सारे यूटेंसिल्स यूज नहीं करने, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप अपने बैग में रखें। आप कोई भी अपने यूटेंसिल्स नहीं निकालेगा, नो रबर, नो शार्पनर, नो पेंसिल्स, नो कलर, हम आपको सब प्रोवाइड करेंगे। हाँ। जो आपको दिया गया था उसी से आपको बनाना है। And there will be a time limit for this activity, right? So 5 minutes. yes, yes. 5 minutes. You have got We have 5 only minutes. 5 minutes. ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम टाइमर स्टार्ट करेंगे। Yes. हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हर ग्रुप में एक अच्छा आर्टिस्ट तो होगा ही, राइट? Yeah, your time starts now. Draw anything you want, okay? कलर्स वही ग्रुप यूज करेंगे जिनको मिला है, एंड ये तुम्हारे आर्ट के ऊपर है, तुम्हारे विचारों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो। हम आपके विचारों को जज करेंगे, आर्ट को नहीं। सब बनाओ अच्छे से, फ्रीली एकदम। Take everyone's idea. You can like anything.
भी अपने आइडिया इनको भी यूज करो। स्टूडेंट्स इसे हमने 2 मिनट्स एक्सटेंड किए, तो अपनी जान फूका आदमी, ठीक है, बट विचारों के साथ, ठीक है। 4 मिनट बचे हैं। minutes left for your Actually, there's a teacher and she's teaching. Everybody else is sitting on the bench, and only the one who passes running is sitting down and they are all स्टूडेंट्स हरी सिर्फ 2 मिनट बचेगा।
Only 2 minutes left. Those who have colors start coloring already. Make use of colors. So time up. Okay, wait. Time up नहीं, थोड़ा सा और. 30 seconds. इतना बचा. 30 seconds. 30 seconds. 30 seconds. 30 seconds. Last 30 seconds. Last 15 seconds. 14, 13, 12, 11, tick tick 10, tick tick 9, tick tick 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, One. tick tick 1. Stop. 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 Okay. So, सबने इस ड्राइंग्स पे बहुत मेहनत की, मैंने देखा है सबके जो थॉट्स है वो एग्जैक्टली वहाँ पे फिट के बहुत बड़े. So dear students, सबसे पहले आपने बैट को शाबाशी दो. बहुत अच्छा वर्क किया, टीम वर्क किया. तो और एक ट्विस्ट है, आपने ड्रॉ किया, अब हर ग्रुप को बताना है कि उन्होंने क्या ड्रॉ किया. 30 सेकंड में उनको एक्सप्लेन करना है. 50 मार्क्स ड्राइंग के और 50 मार्क्स उसके. ओके, एक्सप्लेनेशन. यहाँ पे आप उनको एक्सप्लेन करना है. तो ये किसकी ड्राइंग है? ओके, कम हियर. All group members be there. Yes, all group members be there, and one will explain. Right? Sure. Pay attention. Pay attention. Pay attention. So this is a drawing we have made. So we have actually shown there is a school and there's a teacher teaching alphabets to students, and everybody else is sitting on the bench or sitting on the chair. Only the person or the child is sitting on the floor because his task is he's done it. That's why they all are discriminating him, and we have shown like this that we should not discriminate, right to equality. That child also should get the equal right to sit on the bench or get all the facilities that these students are getting. So this is the equality right we have shown in this picture. ये ड्राइंग किसकी है? Students, only group representative जाओ, एक कोई बोले. Okay? Here we have shown all the rights which should give to every person, and we have explained it in the form of mind map that we have brought constitutional prayer. So it shows us the prayer of India. Our country is democratic and everyone has right of like there is no discrimination between in religion and caste. Then here we have written equality all the sectors of the society. There is no discrimination in gender. Very good.
getting equal opportunities. Here it is the rich guy and the poor guy. They are also considered as equal. You under the 95 equality. We should consider all the castes are equal. Sir, I want sir to announce the winner. Rahul sir, please announce. Now looking at the posters and the explanations which you all have given, I found who is this? Yes, this is the winner for today's presentation. तो स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा मैंने किसी को कलर्स दिए थे, किसी को सिर्फ पेंसिल्स और किसी को तो इरेजर भी नहीं दिया था, राइट? और किसी को एक पेंसिल दी थी जो टेढ़ी मेढ़ी थी, टूटी हुई, चबाई हुई, ऐसी थी पेंसिल, राइट? तो इससे क्या पता चलता है कि आप सोच रहे हो मुझे ऐसी पेंसिल क्यों मिली, मुझे इरेजर क्यों नहीं मिला, मुझे शार्पनर क्यों नहीं मिला, मुझे कलर्स क्यों नहीं मिले? सोचा होगा ना किसी ने तो बाद में, बट जब आपने ड्रॉ किया आपकी सोच से कि इक्वालिटी क्या है, हमने तो दिखा दिया डिस्क्रिमिनेशन क्या है, हमने तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, बट स्टिल तुमने हार्ड वर्क किया एंड तुमने अपने थॉट्स पुट किए एंड ऊपर उठे वहां से, तो इसे कहते हैं डेवलपमेंट, ठीक है? तो हम अब पीछे गए, लॉन्ग जंप ली वापस, अब फिर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है? नाउ लेट्स इट्स अ स्टोरी टाइम, ठीक है? और गर्ल इन द पीरियड मीन्स जो गर्ल है वो यूक्सम विलेज में रहती थी, बहुत अच्छा विलेज था, एग्रीकल्चर भरमार थी वहाँ, और यहाँ पे सिर्फ 10 क्लासेस थी, इसमें 10 क्लासेस में सिर्फ 8 टीचर्स थे, एग्जैक्टली तो एजुकेशन तो वहाँ पे अच्छा होगा नहीं, प्रॉस्पर होगा नहीं, तो फिर वहाँ पे एक बच्ची थी जिसका नाम था बाला देवी। उस बाला देवी का जो अकेडमिक पे फोकस था बिल्कुल नहीं था, अकेडमिक पे तो बिल्कुल फोकस नहीं था, उसका फुटबॉल पे फोकस। उसके डैड जो है वो बहुत बड़े फुटबॉल फैन है, ओके? तो वो एक दिन फुटबॉल मैच देखने गए, फुटबॉल मैच देखा उसमें उसने देखा जो प्लेयर्स एक दूसरे को टसल कर रहे वो पोजीशन लेने के, कौन कौन यहाँ पे स्पोर्ट्स खेलते हैं? फुटबॉल, वेरी गुड। तो इसमें बाला देवी ने देखा एक फुटबॉल प्लेयर को जो दूसरों से टसल कर रहा है, तो उसने वो बॉल विन किया, जैसे मेसी होता है, मेसी का किसी ने कमेंट सुना है? अंकर मेसी, अंकर मेसी, अंकर मेसी, मेसी 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 गोल गोल गोल, ये सुना है सबने, राइट? तो ये जो फीलिंग थी बाला देवी में आ गई कि अभी उसे फुटबॉलर ही बनना है, बट उसके सामने एक चैलेंज क्या था कि उसके पापा और मॉम का स्टेरियोटाइप कि गर्ल्स जो है वो सिर्फ कुकिंग के लिए, इवन सिर्फ वो घर के काम संभाले, दैट्स इट। जब बाला देवी ने अपने मॉम डैड को ये स्टोरी बताई कि मुझे फुटबॉलर बनना है, उन्होंने तो उसको लैश आउट कर दिया कि नहीं, गर्ल्स का काम है कुकिंग करना, तो बस वही करो, उसके आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठो, हम एग्रीकल्चर करेंगे, तुम खाना बनाओ, तुम हमें खिलाओ, तुम वापस स्कूल भी जाओ। फिर इवन उनकी जो मॉम थी बाला देवी वो भी बहुत मेहनत करती थी, एग्रीकल्चर करती थी, कपड़े धोती थी, बर्तन धोती थी, फिर वापस घर आती थी, फिर वापस कुकिंग सबके लिए, वो अकेली ऑर्डर तो सब कुछ करेंगे। अब वो इंस्टिल होने वाला था बाला देवी में, बट बाला देवी का अलग ड्रीम था कि उसको फुटबॉलर बनना। तो जब उसके मॉम डैड ने लैश आउट किया, थप्पड़ मारा उसकी मॉम ने उसको, फिर वो तो गुस्सा हो गई, रिवोल्ट करने लग गई, फिर वो रोते रोते अपने कमरे में गई और फिर वहाँ पे जाके उसने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला। फिर वो गई फील्ड पर प्रैक्टिस करने। अब अगर किसी को एंगर पेंट आउट करना है, स्पोर्ट्स वालों का क्या काम है? जाओ फील्ड में प्रैक्टिस करते रहे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जितना पसीना आता है बहा दो। फिर जब हम काम डाउन हो जाए, फिर बाद में घर जाते, रात का समय था, बहुत प्रैक्टिस करी, भागे दौड़े जा रही, वो डर लगा रहता ना, तो बहुत सारे झाड़ियों कोई आएगा तो नहीं, तो भी वो भागते जा रही, तभी मिले रहीम।
अब्दुल रहीम, जब उनकी टक्कर हुई बाला देवी से, तो वो बाला देवी बोलती थी, "Can't you see old man? क्या तुम देख के नहीं चल सकते? मैं भाग रही यहाँ पे, तुम्हारा ध्यान कहाँ है?" फिर जो कोच रही थी उन्होंने बहुत कंपोज आवाज में बोला, "क्या बात छोटी बच्ची को बहुत ट्रबल लग रही है?" तो बाला देवी ने बोला, "तुमसे कोई मतलब?" तो फिर कोच ने पूछा, "वहाँ पे कोई फुटबॉल खेलता है?" कोच ने देख लिया था, उसके पैरों में गियर थे, हाथ में फुटबॉल था, वो प्रैक्टिस से आ रही थी, उन्होंने इवन प्रैक्टिस मैच भी देखा। बट उसके बाद स्टिल रहीम सर ने पूछा कोच ने कि यहाँ पे कोई फुटबॉल खेलता है? उनको इंटरेस्ट था कि उसका ओपिनियन जानने में कि वो फुटबॉल में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो फिर बाला देवी ने बोला है, बट वो फुटबॉलर बन नहीं सकती क्योंकि वो वुमेन है, उसके मॉम डैड उसको बनने ही नहीं देंगे फुटबॉलर, उसका ड्रीम तो पूरा होगा नहीं। तो फिर कोच रहे को बहुत फील हुआ कि क्यों नहीं बन सकती। एंड वो जो कोच थे उन्हीं टीम के कोच थे जो फुटबॉल मैदान में मैच चल रहा था, वही कोच थे इंडिया के जाने माने कोच। वो घर गए, उसको अकम्पनी की, ड्रॉप किया, फिर देखो उसके पेरेंट्स से भी, पेरेंट्स के साथ उसके पापा जो मैंने बोला बहुत बड़े फैन थे रहे, फुटबॉल के बहुत बड़े फैन थे, पूरे शॉक हो गए, वो कुछ रही नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने अंदर इन्वाइट किया, they had serious discussion on this topic कि आपके बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, इसका टैलेंट नर्चर करना है, तो हम कैसे करेंगे? और फिर मुझे बोला कि सर देखो हमारी बच्ची जो है जहाँ पे बढ़िया है, उसको अभी हमें आगे नहीं पढ़ाना है, वहाँ पे 10th क्लासेस वही, और उसके बाद बर्तन शादी बस वही सब, वो जो रूटीन होता है स्टीरियोटाइप वुमेन्स का, जो हमारी थिंकिंग है जो वुमेन्स करके सिर्फ वर्क हाउस से। बट उसके बाद जो बाला देवी ने फैसला लिया, जो कोच रहीम ने बोला 30 डेज का नेशनल कैंप होगा, वहाँ पे बाला देवी जाएगी, फाइट करेगी अपने पोजीशन के लिए, नेशनल टीम के लिए। वहाँ पे कैंप में फाइट किया सबके साथ। कैंप में कितने लोग आते पता है? बहुत सारे, 100 लोग आते हैं एटलीस्ट कैंप, 100 से 150, उसमें से सेलेक्ट होना बहुत मुश्किल बात है, बहुत। और बाला देवी सेलेक्ट हुई। बाला देवी सेलेक्ट होने के बाद उसने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, सीधा वुमेन्स नेशनल टीम, वुमेन्स नेशनल टीम के बाद उन्हें फॉरेन टीम से ऑफर्स आने लगे, फॉरेन टीम से ऑफर है, दैट्स इट। फिर उन्होंने बाला देवी ने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। अभी हम मोहम्मद सर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे इस कहानी से। Should a girl need to prove her ability of being strong and capable to the society every time? Why? Yes. Because that all the people should know, or they should understand that women are also equal as men, and they can also do or achieve something as great as men. So they should trust them, and not, the woman should not every time prove that I am good. Excellent. Thank you. Do you think Bala's parents' concern about her was right or wrong, and why? Yes. Very good. The last question. What moral lesson and theme you get from this story? Yes. A girl has a potential in her, like choosing her career, so there's no need of discrimination. Very good. Very good. So in conclusion, what we learned today, what is right to equality? How many articles are there in right to equality? There are in total 5 articles. Okay, which are they? Article 14, Article 15, 17, 18.
इक्वालिटी के बारे में हमने जाना कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे आप लोगों ने ही निकाला ये इक्वालिटी, मेल फीमेल के बीच में समानता होनी चाहिए, राइट। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, राइट। एजुकेशन मिलना चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तू गर्ल है तो तू नहीं कर सकती वो चीज़। लेकिन आजकल देखो तो वुमन रेसलर के आगे जा रही है, हम बोलते हैं ना हमारी छोरिया का छोरों से कम है। कौन से मूवी का था वो गाना? वैसी मूवीज देखा करो, इंस्पायरिंग मूवीज। इक्वालिटी, रिलीजन बेसिस पे भी इक्वालिटी होनी चाहिए। किसने ड्रॉ किया था ये? वेल डन। इससे पता चलता है हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि तुम कौन से रिलीजन के हो, इवन आप कौन से कास्ट के हो, और इक्वालिटी होनी चाहिए। सो by concluding this session there are certain limitation and challenges explained by Prajwal. पहला चैलेंज ये आता है स्टीरियोटाइप्स। जो मैंने स्टीरियोटाइप का एग्जांपल दिया था सबको पता है, कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने स्टीरियोटाइप का? बता। स्टीरियोटाइप जो अपने इंडिया में बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली। तो ये जो स्टीरियोटाइप है वो इस चैलेंज के बीच ये चैलेंज बनता है ये राइट को इम्प्लीमेंट करने से। तो अगर हमें ये हटाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? सोच बदलनी पड़ेगी। सोच कैसे बदलेंगे? जब हम सबको अवेयर करेंगे उनके ह्यूमन राइट्स क्या है, उनकी राइट टू इक्वालिटी क्या है, सब इक्वल क्यों है, फंडामेंटल राइट्स क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, जुडिशियरी क्यों है, ये सब जब हम उनको अवेयर करते हैं, लोगों में जब इक्वालिटी का वो भाव पैदा करते हैं, तब ये इक्वालिटी धीरे धीरे दूर होने लगती है। पूरी तरह नहीं होगी बट धीरे 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 वो एनवायरनमेंट बनेगा। एंड आवर नेक्स्ट चैलेंज इज कि जो लॉ है वो इनएडिक्वेट है, वो कभी कभार करप्शन में फंस जाता है। कभी कभार एक मूवीज में देखा होगा, कोई एक ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, वो गुंडों की हेल्प कर रहा है। गुंडों की हेल्प कर रहा है किस बारे में? छुपने में, तू पैसा मिल रहा है मुझे, मैं तेरा काम कर रहा हूँ, मुझे 1 लाख दे, मुझे 2 लाख दे, मैं तेरा काम कर दूंगा। पर ये जो प्रॉब्लम है इंडियन सिस्टम में, इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। इवन तो अभी बहुत सारी न्यूज़ आ रही है इसके ऊपर, IAS ऑफिसर्स के ऊपर भी ईडी रेड करती है उनके ऊपर। ईडी तो ईडी जब रेड करती है, क्यों करती है? वो देखती है, वो एनालाइज करती है उनका डेटा, उनके पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, और जब ये रेड्स होती है उनके पास कितने अमाउंट में पैसे मिलते हैं पता है किसी को? किसी को पता है कितने? गेस करो। एग्जैक्टली 100, 200, इवन 1000 करोड़ ऑफ रुपीज उनसे मिलते हैं IAS ऑफिसर से। तो लाखों लोग जो है इसके लिए टेस्ट देते हैं, और जो नहीं सेलेक्ट होता है वो भी इस साइकिल में फंस जाते हैं, करप्शन के साइकिल में। 2 इंटरव्यू में बोलते हैं मैं अपने देश के लिए सब कुछ जान पे लगा दूंगा, आप बस हमें मौका दीजिए। और फिर जब उनको मौका दिया जाता है वो भी उसी करप्शन के साइकिल में फंस जाते हैं। तो इससे हमें कैसे बाहर निकालना, ये हमें बताता है ह्यूमन राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट चैलेंज इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। जैसे मैंने बताया, गरीब का बच्चा जाए स्कूल, खा पी के पेट करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीब को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, अमीर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये भी वन ऑफ द चैलेंज है। इंडिया, हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, राइट, और हम डेवलप तो होंगे जब हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। गरीब को तो उतना ही अधिकार देंगे। गरीब के बच्चों को जमीन पे बैठने की जरूरत नहीं, किसी ने तो बनाया था ड्राइंग कि एक जन नीचे बैठा है, तो आप देखोगे कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, तो वो भी वन ऑफ द चैलेंजेस है इसमें राइट टू इक्वालिटी में। ओके, so at end of the session I would like to ask some of the question to you. Why do you think the right to equality is important? राइट टू इक्वालिटी इम्पोर्टेंट क्यों है? Yes. To provide equal opportunities to each and every citizen. Okay, very good. वेरी गुड। Anyone? For developing a nation, it's also necessary. Yes. वेरी गुड, Excellent. एक्सीलेंट। Anyone? और बहुत
सारे इसके विचार आते हैं, किसी को भी आए हिचकिचाओ मत, सीधा बोलना हाँ, बोलना है, हमें सिर्फ बोलना है। क्यों चाहिए हमें ये इक्वल राइट्स? Provide everyone equal opportunities and everyone should get proper facilities that rich people get, rich or poor should also get the equal opportunities. From this room. Okay, on to our next question. Okay. If you can create a new human right, what it would be and why? अगर आपको एक मौका मिला कि आप एक न्यू ह्यूमन राइट क्रिएट कर सकते हो तो आप कौन सा करना चाहोगे? इसके लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है, इसमें डिस्कस करो क्या है ये राइट, हाँ हमें क्यों न्यू ह्यूमन राइट चाहिए, किस बारे में होना चाहिए, 1-2 मिनट बस। Yes. We would like to introduce new right that is compulsory education for all, because the poor section of the society cannot afford the fees and do not send the children to school. So if we introduce compulsory education right to everyone, they would also get the opportunity to send the children to school and they would also educate and do good for our country and contribute. वेरी गुड, वेरी गुड। देखो इन्होंने जो बोला बहुत इंपॉर्टेंट बोला, जो एजुकेशन का हक है वो सबका है, बट आपको पता है एनईपी के बारे में? एनईपी 2009 है, उसमें गवर्नमेंट जो है 1st to 8th क्लास के लिए फ्री एजुकेशन देता है, राइट? गवर्नमेंट तुम्हारी फीस सारी माफ कर देगा, हाँ बस तुम्हें अप्लाई करना है, बस दैट्स इट। अगर तुम्हारा घर स्कूल के बहुत पास है तो प्राइवेट कॉलेजेस या स्कूल तुम्हें कंपनसेशन भी देते हैं, फीस में थोड़ा सा कम भी हो जाता है। तो तुम्हें ये जो अवेयरनेस होती है ये होनी चाहिए, इसके बारे में तुम्हारा राइट क्या है, स्कूल की पॉलिसीज क्या है, एनईपी क्या है, तो उसमें तुम्हें क्या बेनिफिट हो रहा है, ये सब जब तुम्हें पता होता है तब जाके तुम्हें एक बेनिफिट्स मिलते हैं उसके। लाइक सपोज देयर आर बेनिफिट्स फॉर रिजर्व क्लास, एससी, एसटी। अगर किसी को पता ही नहीं मैं हूँ लाइक ओबीसी का कास्ट है, ठीक है, और मेरे पास है कुछ रिजर्वेशन है, कोटा है 50% माफ है ऐसा, अगर मैं MIT में एडमिशन लेता हूँ, हाँ, और मेरा एक है रिजर्वेशन की वजह से मुझे थोड़ा सा माफ होगा भी, और मुझे बस उसके लिए फॉर्म भरना है, बट मैंने वो फॉर्म भरा ही नहीं, 3 साल निकल गए, और उसके बाद जाने के बाद मैं सोचता अरे अच्छा ये भी था, मुझे फॉर्म भरना था, मेरे पैसे भी माफ हो सकते थे, ओह माय गॉड ये तो मैं भूल गया। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट, बी इट लाइक राइट टू इक्वालिटी या फिर किसी भी आर्टिकल या फिर तुम्हारे स्कूल पॉलिसीज के बारे में, ठीक है? तो प्रेजेंट बाकी स्टूडेंट्स का आंसर सुन लेते हैं। ओके, दिस ग्रुप you want time to think so we can guess. No discrimination between rich and poor. Very good. And give people right to all things like education and वेरी गुड। From this group, I would like to introduce a right to proper and equal research and facility for flexion, because according to education, health is also equally important, because if your health is not proper, it will have a great impact on every other thing. If your health is not important, you will be unable to go on your job and your family economy will definitely. exactly. Very good. वेरी गुड, वेरी गुड। सी इन्होंने जो बोला, इन्होंने जो मांग की, जो हेल्थ के इक्वालिटी पर, जिसमें लाइक सबको हेल्थ बराबर, हेल्थ फैसिलिटीज बराबर मिलनी चाहिए, वो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं। थोड़ी थोड़ी फैसिलिटीज है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जहाँ पे तुम्हारी फीस कम हो जाती है, डॉक्टर फीस वो सब, मेडिसिन की फीस, बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे लाइक फिनलैंड में या बाकी जगह जाओ सारी तुम्हें हेल्थ फैसिलिटीज फ्री है, इसलिए उनको बोला जाता है हैप्पी नेशन, और वो हैप्पी नेशन के सबसे ऊपर आते हैं, टॉप चार्ट पे आते हैं। तो और नेक्स्ट है, आपका कोई राइट है जो आप ऐड करना चाहोगे? तुम्हारा कोई तो होगा, हाँ, all school money. और स्कूल वन यूनिफॉर्म, Yes. वेरी गुड, वेरी गुड, From वेरी this गुड। group,
टाइम हो चुका है डिस्कशन का। अभी आपको बताना है आपने क्या डिस्कस किया। Which means you are satisfied with our rights which are there in our constitution, right? Okay. So thank you for listening to us. जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक कहानी है छोटी। स्वामी विवेकानंद फॉरेन से ट्रैवल करके आए। इंडिया में बहुत जगह घूमे, बहुत सारे लेक्चर्स किए, पर उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि जो फॉरेनर्स की थिंकिंग है, जो फ्री माइंड है उनका, जो हार्ड वर्क है, जो टैलेंट है उनमें, वो अगर हम उनसे ले सीखे सब, और जो अपना जो इंडियन लोग कैसे होते हैं, बहुत कल्चरल रहते हैं, राइट, कि हम रूट से कनेक्टेड रहेंगे। बट जब हम ये राइट्स, जो फ्रीडम है, उनका जो वर्क है, उनका जो टैलेंट है, हमारे अंदर हम जब लेते हैं, हम उससे थोड़ा जो रूट से बाहर हटने लगते हैं। भाई हमने बहुत सीख लिया, हमें फॉरेन जाना है, एक्सप्लोर करना है, हमें बढ़ना है बहुत, बट हम अपने कल्चर को भी भूल जाते हैं कभी कभार। बट स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हम अपने कल्चर के साथ भी रहेंगे, तो वो जो राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम है, सब है, वो भी साथ में रहेंगे, इक्वली ग्रो करेंगे साथ में। तो उन्होंने कहा कि हम ये कर सकते हैं, डेफिनेटली हम ये कर सकते हैं, आने वाले सालों में ज़रूर ऐसा होगा और हम ये करके दिखाएंगे। So thank you all for listening to us. We are glad that you heard us. आपको पता चला राइट टू इक्वालिटी क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है, UDHR क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी आपने। वेरी गुड, थैंक यू।